ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पे एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायो के चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी और यह है जीव विज्ञान। इस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। चैप्टर 1 का नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो हम जय प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, है ना, बायो का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी क्या होता है? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। तो जिस समय बायोलॉजी का पिता अरस्तु को माना जाता था उस समय केवल जीव जंतु और हम लोग को ही मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन आगे चलकर जो है जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में भी सजीव का अंश होता है, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, इन्हें साबित किया था जगदीश चंद्र बसु। तब फिर क्या हुआ, उस समय बायो जो है 2 भागों में बट गया, एक हो गया जूलॉजी और एक हो गया बोटनी। ठीक है, एक हो गया जूलॉजी और दूसरा क्या हो गया बोटनी। अब जूलॉजी में क्या होता है कि जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है और बोटनी में पेड़ पौधे वाले यानी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के पिता अरस्तु हो जाते हैं और बोटनी के पिता जो होते हैं थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। तो ये हम लोग का बायो हो गया कंप्लीट। बायो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम जान चुके थे। अब यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु। तो जगदीश चंद्र बसु एक वैसे इंसान है, एक वैसे व्यक्ति है, एक वैसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे प्रथम बार यह बताया था कि पेड़ पौधों में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। ये है जगदीश चंद्र बसु। अब अगला है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम होता क्या है? तो ये सारी क्रियाएं जिनसे सजीवों का अनुरक्षण का मतलब होता है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अनुरक्षण। जैसे उन्हें श्वसन की आवश्यकता पड़ता है, भोजन की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, उस भोजन को पचाने की आवश्यकता पड़ता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है जय प्रक्रम के तहत आता है। ठीक है, उसमें जो मुख्य होता है वह होता है पोषण, यानी किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये हम लिखते हैं पोषण। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब कि वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषण। स्वपोषण की एक पहचान होती है कि इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक ना, इनमें जो होती है क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, स्वपोषण की एक पहचान होता है कि इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, ये जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला होता है परपोषण। तो परपोषण वैसे जीव जंतु कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे यानी कि स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। यानी वैसे जीव जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं परपोषी। आप कहेंगे पेड़ पौधे कैसे खाए? जैसे मान लीजिए हम हो गए, ठीक है, तो अगर हम जनरल मूली खाते हैं या गाजर खाते हैं तो हम पेड़ पौधों को खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं तो पेड़ पौधों को खा रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष की बात करें तो उन्हीं पेड़ पौधों से दाल अगर हम खाएं, ठीक है ना, मसाला खाएं, चावल खाए, तो यह अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन प्राप्त किससे किए? हम पेड़ पौधे से ही किए हैं। तो ये होते हैं हमारे परपोषी। परपोषी क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को ही खाते हैं, यानी स्वपोषी को ही क्या करते हैं? स्वपोषी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी सम, मृत्यु, परजीवी, परजीवी। ठीक है ना, प्राणी सम, मृत्यु, परजीवी, परजीवी। अब देखो प्राणी सम में क्या होता है। प्राणी सम में वैसे जीव जंतु को रखा जाता है जो जटिल कार्बनिक यौगिक को पचाते हैं, उन्हें हम लोग प्राणी सम में रखा जाता है। ठीक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक को पचाते हैं, जैसे कि मानव हो गया, ये जटिल चीज को खा के पचाता है। ठीक है, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या करते हैं कि जटिल भोजन करते हैं। जैसे चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे जटिल चीज खाते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक पचाकर ये सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राणी सम। अगला है मृत्यु परजीवी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए सड़े हुए पेड़ पौधों को खाते हैं। मरे हुए जीव जंतु या सड़े हुए पेड़ पौधों को खाते हैं, हम लोग मृत्यु परजीवी कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत कवक, फंगस उंगस सब आते हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब आती है मृत्यु परजीवी के अंतर्गत।
अब देखते हैं परजीवी। परजीवी में क्या होता है कि परजीवी वैसे जीव जंतुओं को कहते हैं, जंतु वैसे जीव को कहते हैं जो क्या करते हैं कि किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे में जोंक हो गई, जोंक अपनी भोजन बनाती नहीं है बल्कि क्या करते हैं किसी दूसरे जीव मान लीजिए कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इन पे जाके इनके खून में से अपना भोजन निकाल लेती है। जू हो गई जो हम लोग के सर में रहती है, अपना भोजन नहीं बनाती और यानी हमारे सरों से जो है वो क्या करती है ब्लड को निकाल लेती है, उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। अमरबेल होता है, अमरबेल पौधों पर क्या होता है, पौधों को जाके चिपक जाता है, ठीक है, और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन बनाता नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि स्तनधारियों में पोषण के प्रकार। स्तनधारियों में पोषण क्या, स्तनधारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जंतु है ना जिनके पास स्तन हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जैसे में मानव, मानव क्या है स्तनधारी, बकरी हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, ये सब क्या है स्तनधारी है। गाय हो गई, ठीक है, ये स्तनधारी है जो अपने बच्चों को क्या करते हैं दूध पिलाते हैं। तो इनमें जो होता है स्तनधारियों में पोषण का प्रकार जो होता है 3 प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो केवल क्या खाते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे में होता है मान लीजिए कि हाथी, हाथी क्या करती है कि पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाती है। इंसान में भी बहुत सारे इंसान है जो पेड़ पौधों से ही प्राप्त भोजन खाते हैं, वो मांस वांस नहीं खाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे, ठीक है। शाकाहारी में आपका आ जाएगा चूहा आता है, खरगोश आ जाएगा शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता है, केवल पेड़ पौधों से नहीं खाता है, ठीक है। हाथी आती है शाकाहारी, बकरी शाकाहारी हो गई, ठीक है। एक कुत्ता शाकाहारी होता है, कुत्ता मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, क्योंकि कुत्ता मांस भी खाता है। अगला है मांसाहारी जो केवल मांस खाता हो, जैसे शेर हो गया, ठीक है, वो क्या है मांसाहारी है। कुत्ता हो गया मांसाहारी, कुत्ता तो सर्वाहारी में आता है, ठीक है। उसके बाद है सर्वाहारी। सर्वाहारी में जो मांस के अलावा जो है पेड़ पौधे भी खाते हैं, है ना, मांस के अलावा पेड़ पौधे भी खाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है जी। सर्वाहारी में मानव आते हैं। सर्वाहारी में क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा सर्वाहारी में। मानव किसके अंतर्गत आता है, सर्वाहारी में। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर। यहाँ पे अब देखते हैं हम पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अब वह क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और तना से क्या करते हैं, तना नहीं, हाँ तना से वो क्या करते हैं, तना से या जड़ से कहा जाए तो जड़ से वो क्या करती है खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह जो है अपना भोजन बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया जो है पत्तियों में होती है। कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग रंध्र बोलते हैं, और रंध्र पे जो छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो यहीं पे उनका भोजन बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अब हमसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो एक रिएक्शन लिखिए, समीकरण लिखिए, तो यह इसका समीकरण है, ठीक है। क्या होता है, 12 को कार्बन डाइऑक्साइड, 6 को जल, ये दोनों मिल के, ठीक ना, और यहाँ पे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जगह नहीं है आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं, जल, ठीक है। तो यह ग्लूकोज वह अपने भोजन के लिए रख लेते हैं, पेड़ पौधे यह ग्लूकोज वह अपने भोजन के लिए वह रख लेते हैं। बाकी जो ऑक्सीजन है मानव को दे देते हैं कि लो भैया तुम भी सांस ले लो, ठीक है। और ये जो बाकी जल बच जाता है ना, ये जो जल बचा है, ये जो जल बचा हुआ है, यह जो अपने सुरक्षा के लिए रख लेते हैं। जब भी पेड़ पौधों को घाम लगता है ना, घाम लगता है तो वो क्या करते हैं कि इन्हीं जो है जलों का स्राव करके अपने ताप को नियंत्रित कर लेते हैं, वरना वो जो है ना पेड़ पौधे जो सूख जाएंगे, तो उन्हीं को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जल का अपघटन होता है, यानी जल टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाली जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। रंध्र में क्या होता है कि रंध्र में जो होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इन्हीं को हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र में क्या होता है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश के किस किस रंगों में संपन्न होता है, तो लाल, नीला, बैंगनी और भूरा रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण
संपन्न हो जाता है। अगला समय दिया हुआ है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है, ठीक है ना, सामान्यतः दिन में होती है, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण रात में भी हो जाती है। कब? जब पेड़ पौधों को जो होता है चांद का प्रकाश मिले, ठीक है ना, चांद का प्रकाश मिले तो भी हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमें देखना है कि कहाँ कहाँ होता है। ऐसे तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है सामान्यतः पत्तों में होता है, ठीक है, पत्ती में भी हम लोग कह सकते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, अगर गौर से समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कभी कभी पतझड़ के दिनों में पेड़ पौधे जो होते हैं, कभी कभी पतझड़ के दिनों में पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पास पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां नहीं होती है, फिर वो अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? ये सोचने वाली बात है। वो अपना जो है भोजन कैसे बना लेते हैं, क्या करते हैं? तो जब पेड़ पौधों के पास पत्तियां नहीं होती हैं, है ना, तो वो अपना भोजन जो है पेड़ पौधे के दूसरे हिस्सों से बना लेते हैं, जैसे टहनियों से बना लेते हैं, तनों से बना लेते हैं, जड़ से बना लेते हैं। अब क्यों बना लेते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों के अन्य हिस्सा जो भाग हरे होते हैं ना, वहाँ पे क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर पेड़ पौधे के अन्य हिस्सा तना को दिखेगा, अगर उसे आप क्या करिएगा, उसे जो है छिलिएगा, ठीक ना, छिलिएगा तो वहाँ पे हरे रंग पाई जाती है, वो क्लोरोफिल होता है, तो वहाँ पे भी बन जाता है इन लोग का भोजन। तो प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तो पत्तियों में ही होता है। इसके अलावा यह तना तथा जड़ में भी होता है। तना कह सकते हो, तना, शाखा, ठीक है ना, और जड़ में भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पत्तियां नहीं रहेगी तब इनमें संपन्न होता है। और ये जो चीजें होती हैं पतझड़ के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है, पतझड़ के दिनों में देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी देख लेते हैं। आपको भी पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है। तो पत्तियां देखो क्या क्या करती हैं, पत्तियों पे एक छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है, जहां से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो उन छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में एक छोटी छोटी सा छिद्र होता है जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। छोटे छोटे छिद्र को रंध्र बोलते हैं। और इन छोटे छोटे छिद्रों में बहुत सारे धब्बाएं पाई जाती है, धब्बा पाया जाता है। इन धब्बों को हम लोग बोलते हैं हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या फिर क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं हरित लवक में या क्लोरोप्लास्ट में जो है हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से पत्तियां हरी होती हैं या पेड़ पौधे हरे होते हैं, ठीक है। पत्तियां हरी क्यों होती है? तो लोग कहते हैं क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के रंध्र के क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में पाई जाती है क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। और इस पत्ती के रंध्र के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में जो रिएक्शन होता है, जिस अभिक्रिया के दौरान पेड़ पौधों का भोजन बनता है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नील अभिक्रिया, ठीक है ना। इस बात की जो चर्चा सर्वप्रथम नील ने किया था, इसलिए इसे नील अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील अभिक्रिया कहा जाता है। तो इतना आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। तो ये हो गया हम लोग का जो है पेड़ पौधों में पोषण। अब देखते हैं एक कोशिकीय जीव में पोषण। तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत हमें जो है आपके चैप्टर क्लास 10 में, चैप्टर नंबर 1 में जो है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। ये दोनों क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी एक भिन्न भिन्न आकार को होती है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। और यह अपना भोजन जो कुटपाद द्वारा प्राप्त करता है, कुटपाद द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और विसरण विधि द्वारा भोजन को बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। विसरण विधि द्वारा भोजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और यह अपने भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है, इसका आकार निश्चित होता है। विसरण विधि द्वारा भोजन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। और अमीबा में प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह विखंडन होती है। वो क्या होती है? विखंडन होती है। विखंडन के दौरान जो होता है अमीबा में प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है।